नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे। उसके क्रम में पहला वीडियो कल शाम को अपलोड किया गया था, जिस वीडियो को आप लोगों के द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मित्रों, आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो भी लोग वीडियो को देखें फर्स्ट टाइम और चैनल को सब्सक्राइब ना किए रहें, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी यूट्यूबर को जब वो स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट करे चैनल पे किसी, तो अगर आप लोग उसे देखते हैं तो कम से कम उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी यूट्यूब पे आना चाहता है वो सोचता है कि किस तरह से कैसे बेहतर चीज़ों को लाया जाए, और जब उसको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उसका और भी ज़्यादा जो है और ऊर्जा के साथ वो जो है कोशिश करता है कि चीज़ों को और बेहतर ढंग से लाया जाए। तो किसी भी चैनल को प्रमोट करने के लिए आप लोग अपना योगदान दीजिए। स्टार्टिंग में किसी का भी चैनल है तो उसे सब्सक्राइब करिए। मेरे भी चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर बढ़ने की गति थोड़ी धीमी हो गई है, उसको तेज़ करिए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए वीडियो देखते हैं। भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। चाय बोर्ड की स्थापना 1839 में हुई थी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था पीसीएस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार क्या है? स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के अंतर्गत ही जीवन प्रत्याशा आ जाती है, शिक्षा है तथा प्रति व्यक्ति आय है। आगे देखिए, सरकारी बंध पत्रों की बिक्री प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां के बजट शीर्ष के अंतर्गत आती हैं। जो बजट जारी किया जाता है उसमें जो है पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत व्यय होते हैं। तो जो सरकारी बंध पत्र होते हैं वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में है। जर्नलिज्म ऑफ करेज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की विज्ञापन लाइन है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का कर है जो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में समाज कल्याण योजना के अधीन अम्मा साल्ट की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में WTO के 164 सदस्य हैं। बहुराष्ट्रीय खुदरा व्यापार संस्थान कैरेफोर का मुख्यालय फ्रांस में है। नरसिम्हन समित वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने का सुझाव दिया गया था नरसिम्हन समिति के द्वारा। TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। MMTC का मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। इंफोसिस TCS कॉग्नी जेट कंपनियां जो है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित है। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक एक्सिस बैंक है। इजराइल की मुद्रा जो है शेकेल या न्यू शेकेल है। आयकर, निगम कर, उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क सभी कर राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। ई-कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट के जरिए उत्पाद और सेवाओं की खरीद तथा बिक्री करना ई-कॉमर्स कहलाता है। EMI क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। EMI का फुल फॉर्म। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का ATM नेटवर्क है। भारत में बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित होता है। ISI और एक मार्ग वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक हैं। एक मार्ग की शुरुआत 1937 में हुई थी। राष्ट्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला जो है नागपुर में स्थित है। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा किसे होता है? रीढ़ी को होता है। इको मार्ग पर्यावरण से संबंधित है। वर्ल्ड बैंक जो है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार का ऋण देता है। जो विश्व बैंक है दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों तरह का ऋण देता है। तो ये सब क्वेश्चन पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोग देखे थे। इसको बस इसीलिए शामिल किया गया ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। आगे चलिए देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो तो वहाँ कीमतें जो है मांग तथा पूर्ति के अनुसार ही निर्धारित होती है। अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, मांग घटेगी, पूर्ति बढ़ जाएगी तो कीमत घट जाएगी। इससे संबंधित कई नियम हैं। अगला देखिए, बैंक
रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई को ऋण देता है। तो आरबीआई को ऋण किस पे मिलता है? रिवर्स रेपो रेट पे। आरबीआई बैंकों को किस पे देती है? रेपो रेट पे देती है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना आपको ज़रूरी है कि रिवर्स रेपो रेट पे ब्याज, रिवर्स रेपो रेट जो है बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं, आरबीआई ऋण जो देती है वह रेपो रेट पे देती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इस लिहाज से प्राथमिक शिक्षा जो है पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर करने की कोशिश थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ विक्रेता अनेक क्रेता अल्पाधिकार का मुख्य लक्षण है। अल्पाधिकार क्या होता है कि विक्रेता कम हो, क्रेता ज़्यादा हो तो अल्पाधिकार होगा। और जब क्रेता का बाजार होता है उसमें भी यही होता है कि विक्रेता बहुत कम हो, क्रेता अनेक हो तो वह क्रेता बाजार हो गया। विक्रेता बाजार में क्या होता है कि क्रेता कम हो, विक्रेता ज़्यादा हो। आईसीआरए का पूर्ण रूप इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है। आईसीआरए क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। केंद्रीय और राज्य भंडारण निगमों का उद्देश्य भंडार सुविधा उपलब्ध कराना है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। रिलायंस कम्युनिकेशन ने भारत का पहला सीडीएमए एंड्रॉयड टैबलेट जारी किया था। तो सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पहले कई दफ़ा पूछा भी है एग्जाम में। आगे देखिए, जाइलो बहुउपयोगी वाहन को महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी ने जारी किया। पद मदड़िया और तेजड़िया उन सट्टेबाजों को संदर्भित करता है जो विश्वास करते हैं कि शेयरों की कीमतें, तो जो मदड़िया होता है वो सोचता है कि शेयर की कीमत भविष्य में कम होगी तब खरीदेंगे, और जो तेजड़िया होता है कम हुई कीमतों पे शेयर खरीद लेता है और सोचता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगे। तो तेजड़िया और मदड़िया जो है शेयर बाजार से संबंधित शब्द हैं। और जो मदड़िया होता है वो आशा करता है कि भविष्य में कीमतें कम होंगी, या जो तेजड़िया होता है वो आशा करता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगे। भारतीय नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है। आगे देखिए, उद्योग के क्षेत्र में अवमूल्यन का अर्थ क्या है? समय अंतराल में विघर्षण और आदि द्वारा औजारों उपकरणों का खराब होना जो है अवमूल्यन का अर्थ है। एचडीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य, किस पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था? गरीबी हटाओ। तो 5वीं पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी हटाओ था। एचवीजे पाइपलाइनों द्वारा हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक प्राकृतिक गैसों की ढुलाई की जाती है। तो एचवीजे पाइपलाइन द्वारा कहाँ तक गैस ढुलाई की जाती है? हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। रेलवे टिकट में पीएनआर का क्या अर्थ है? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है पीएनआर का फुल फॉर्म। बैंकिंग शब्दावली में अशोध ऋण एनपीए को क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और अपने भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी है। भारतीय वस्त्र उद्योग में जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ओएनजीसी जो है 1956 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। क्रिस का विस्तार क्या है? तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्रिस का फुल फॉर्म हो गया सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। कटौती प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कटौती प्रस्ताव जो सत्ता पक्ष में होते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बाकी निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव ये सब विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। रेल बंधु राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो आदि एक्सप्रेस ट्रेनों में उपलब्ध भारतीय रेलवे की एक पत्रिका है। रेल बंधु क्या है? रेलवे की एक पत्रिका है। आगे देखिए,
OPIC का विस्तार क्या है? तो ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, OPIC ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। सरकार द्वारा विदेशों से ली गई ऋण की राशि को विदेशी ऋण कहा जाता है। मौलाना आज़ाद तालीम बालिगान का मुख्य लक्ष्य मुस्लिम समुदाय की साक्षरता को बढ़ाना है। तो मौलाना आज़ाद तालीम बालिगान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुस्लिम समुदाय की साक्षरता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोफे पोसा आर्थिक अपराधों या तस्करी अपराधों से संबंधित है। माइक्रो क्रेडिट की धारणा मुख्यतः निर्धन को ऋण प्रावधान पर केंद्रित है। देश में गुजरात राज्य विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख निवेश केंद्रों के रूप में उभर रहा है। तो विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख निवेश केंद्र कौन है? गुजरात है। विनिर्माण जो है किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के हस्तकला विक्रय केंद्रों का नाम क्या है? मृगनयनी है। तो मध्य प्रदेश में मृगनयनी क्या होता है? हस्तकला विक्रय केंद्रों का जो नाम है वह मृगनयनी है। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग जो है इंग्लैंड की मुद्रा है। स्टैंप शुल्क का आरोपण केंद्र द्वारा किया जाता है तथा संग्रह व अनुप्रयोजन राज्यों द्वारा किया जाता है। जो स्टैंप शुल्क होता है वह संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका संग्रह एवं अनुप्रयोजन राज्यों के द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण चीज़ है ये। सेल का विस्तृत रूप क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए आप लोग। फिक्की का विस्तृत रूप क्या है? तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? करंट की वीडियो में आपको बताया गया है, कमेंट करके बताइए। IOC का विस्तारित रूप क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों का स्वामित्व वैयक्तिक होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वह व्यक्ति के नियंत्रण में होती है। उत्पादन के जो कारक होते हैं वह किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं। GNP माइनस ह्रास क्या होता है? NNP होता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें मिल जाएगा। ITPO का विस्तारित रूप क्या है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। आगे देखिए, भारत की पहली मोनो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो जो मोनो रेल सेवा थी वह मुंबई में 2014 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय गोकुल अभियान का उद्देश्य क्या है? भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण एवं विकास करना। ये योजना जब आई थी तो पूछा था 2-3 एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय गोकुल अभियान का उद्देश्य क्या है? भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण एवं विकास। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। महिलाएं आभूषण को लेके जो है बहुत सचेत रहती हैं। डेली जो है लोगों की घरों में इसी को लेके बवाल मचा रहता है। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। गरीबी अनुमान पर बने रंगराजन पैनल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो रंगराजन समिति के अनुसार जो है किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ हो गया। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांत में पद सेटेरिस पेरिबस का प्रयोग यह निर्दिष्ट करता है कि अन्य बातें समान हैं। एकीकृत बाल विकास योजना क्या थी? बच्चों को कुपोषण एवं स्वास्थ्य की समस्या से मुक्ति दिलाने के संबंध में एकीकृत बाल विकास परियोजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? आप कमेंट करके बताइए। रेपो परिचालन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। तो रेपो रिवर्स रेपो जो भी बैंक दर है वह RBI के द्वारा ही संचालित किया जाता है। RBI अन्य बैंकों को ऋण जो है रेपो दर पे देती है और अन्य बैंक RBI को ऋण जो देंगे वह रिवर्स रेपो दर पे देते हैं। उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से भारतीय कृषि का मशीनीकरण छोटी जोत क्षेत्र होने के कारण संभव नहीं है। भारतीय कृषि के मशीनीकरण में सबसे ज़्यादा बाधा क्या है? कि यहाँ की जो जोत का आकार है वह छोटा है। आगे देखिए, भारत में ताड़ तेल का आयात इंडोनेशिया और मलेशिया से किया जाता है। पाम आयल उसे बोला जाता है। शक्कर उद्योग के लिए तमिलनाडु का सेलम जो है प्रसिद्ध है। तो सेलम किस लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग के लिए।
अभ्रक की खादान झारखंड में कहाँ स्थित है? कोडरमा में स्थित है। सुलभ इंटरनेशनल एक संस्था है जो सस्ते दामों पर अच्छी स्वच्छता उपलब्ध कराती है। सुलभ इंटरनेशनल क्या है? एक संस्था है जो सस्ते दामों पर अच्छी स्वच्छता उपलब्ध कराती है। आगे देखिए, कुछ समिति है उसका सुमेलन करना है। तो जो दंत समिति थी वो किससे संबंधित है? औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। राज्य समिति जो है वह कृषि पे कर लगाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? राज्य समिति के द्वारा दिया गया। औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है दत्त समिति। प्रत्यक्ष कर से संबंधित है वाचू समिति। अप्रत्यक्ष कर से रेखा समिति संबंधित थी। करवे समिति का संबंध किससे है? ग्रामीण समिति तथा लघु उद्योग से करवे समिति संबंधित है। महत्वपूर्ण है ये। ग्रामीण समिति तथा लघु उद्योग से करवे समिति संबंधित है। आगे देखिए, निष्पक्ष वैश्वीकरण के संदर्भ में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह वैश्वीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं संघर्ष में। उच्च स्फीति तथा निम्न आर्थिक विकास की अवधि को मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जिसमें उच्च स्फीति हो तथा निम्न आर्थिक विकास हो। शेयर तथा ऋण पत्रों में मुख्य अंतर यह है कि शेयरधारकों को शेयरों पर डिविडेंड लाभांश की प्राप्ति होती है, जबकि ऋण पत्र धारकों को उनके ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त होता है। तो जो शेयर धारक होते हैं उनको लाभांश प्राप्त होता है, लेकिन जो ऋण पत्र धारक होते हैं उनको ऋण पत्रों पे ब्याज प्राप्त होता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक आश्रय या समर्थन किससे मिलता है? तो नीति आयोग से मिलता है। योजना आयोग को हटा के 1 जनवरी 2015 से उसके जगह नीति आयोग लाया गया। बाजार अनुसंधान की आवश्यकता बिक्री प्रोत्साहनों के निर्णय के लिए आवश्यक है। अगला देखिए, सापेक्षिक करपात्र क्षमता एक वास्तविकता है जबकि विशुद्ध करपात्र क्षमता एक मिथक है। यह कथन किसका है? तो एच डाल्टन द्वारा बताया गया कि सापेक्षिक करपात्र क्षमता एक वास्तविकता है जबकि विशुद्ध करपात्र क्षमता एक मिथक है। अर्थशास्त्र असीमित इच्छाओं तथा असीमित संसाधनों के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा दी गई। तो एल रॉबिन्स के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या दी गई कि अर्थशास्त्र असीमित इच्छाओं तथा असीमित संसाधनों के बीच संबंधों का अध्ययन है। फिर आगे देखिए, ओम्बुड्समैन बैंक में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण तथा गुणवत्ता प्रदान करता है। ओम्बुड्समैन क्या होता है? बैंक में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण तथा गुणवत्ता प्रदान करता है। आबकारी शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर, परिसंपत्तियों के पूंजी मूल्य पर कर, व्यक्तिगत तथा कंपनी के भूमि को छोड़कर करारोपण तथा संग्रह संघ द्वारा किया जाता है, लेकिन किंतु इसे राज्यों के साथ साझा भी करना पड़ता है। आर्थिक योजनाओं की प्रभाविता को घटाता है। क्या क्या घटाता है? ठोस आर्थिक विकास, ठोस आर्थिक योजना के लिए अपर्याप्त सूचना, कर संग्रह का अनावश्यक निवेश, योजनाओं का आर्थिक न होकर राजनीतिक होना, ये सब आर्थिक योजनाओं को प्रभावित करता है, प्रभाविता को घटाता है। हमेशा जब गवर्नमेंट बदलती है तो योजनाएं जो है राजनीतिक होने के कारण उनका विकास रुक जाता है, या राजनीतिक नहीं है तब भी द्वेषवश अगली सरकार उस योजना पे ध्यान नहीं देती है। वे शेयर जो सिक्योरिटी घोटाले में शामिल थे उन्हें टेटेंट शेयर कहते हैं। तो टेटेंट शेयर क्या होते हैं? जो सिक्योरिटी घोटाले में शामिल थे उन्हें टेटेंट शेयर कहा गया। राष्ट्रीय बीमा निगम लिमिटेड भारतीय सामान्य बीमा निगम की एक सहायक कंपनी है। तो जीआईसी भारतीय सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। आगे देखिए, छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को जे.एन. भगवती तथा पद्मा देसाई द्वारा समझाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है कि छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को किसने समझाया? तो जे.एन. भगवती तथा पद्मा देसाई के द्वारा छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को समझाया गया था। अगला देखिए, विकेंद्रीकरण पद्धति की अनुशंसा अशोक मेहता द्वारा की गई।
तो विकेंद्रीकरण पद्धति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? अशोक मेहता द्वारा। इसका त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता ने बताया, जबकि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय प्रणाली बताई थी। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे में एफडीआई करने का निर्णय भारतीय रेलवे में घाटे हानि से उबरने के लिए, भारतीय रेलवे की वर्तमान दशा सुधारने के लिए तथा एफडीआई द्वारा नई तकनीक एवं नयापन लाने के लिए किया गया। तो पहले उल्टा पल्टा नियम लगा के रेलवे को घाटे में लाइए, फिर उसमें एफडीआई घुसाइए। चलिए सही है। आगे देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल वाहन का रेलवे ट्रैक है। माल की जो है ढुलाई के उद्देश्य से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1856 किमी है। इसका मुख्यालय जो है प्रयागराज में है। और अगला क्वेश्चन देखिए, उपकरण, मशीनें, भवन तथा मुद्रा में से मुद्रा अस्थायी पूंजी नहीं है। उपकरण हो गए, मशीनें हो गए, भवन हो गया, ये अचल संपत्ति है, अस्थायी पूंजी है, लेकिन मुद्रा जो है अस्थायी नहीं होती है। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट आर.के. खड़मुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया? आर.के. खड़मुखम सेठी ने। ग्रामीण युवकों को नियोजितता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई थी। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बताता है। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा। वित्त आयोग केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राज्यों को 41% जो है कर दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। 14वां कौन था? कमेंट करके बताइए। आर्थिक समीक्षा प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व पेश किया जाता है। और किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कॉलडार ने दिया था। 5-6 बार पूछा एग्जामों में कि व्यय कर की संस्तुति किसने की? तो कॉलडार ने व्यय कर की संस्तुति की। आर्थिक समीक्षा भी पूछता है, किसके द्वारा तैयार की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अभी जूनियर एडेड सहायक अध्यापक परीक्षा में भी पूछा था। आगे देखिए, सतत विकास लक्ष्य के SDG 4 के तहत वर्ष 2030 तक समस्त लोगों को समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो सतत विकास से संबंधित 17 लक्ष्य को जो है निर्धारित किया गया है, जिसकी प्राप्ति का वर्ष 2030 निश्चय किया गया है। तो उसी के अंतर्गत जो चौथा उद्देश्य है वह होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो उसे जो है प्रयास करने के लिए लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर YV रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 13वां कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 5 वर्ष के लिए लागू थी। और जो 15वां वित्त आयोग की सिफारिश है 21 से 26 तक लागू होगी। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष की अवधि 2025 तक के लिए लागू की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब इनकी शिकायतें 2020-21 तो लागू ही रहेंगी, फिर 21 से 26 तक लागू होंगी। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हैं तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी होता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी होता है। ये सब चीज़ें पूछती हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। और जो बजटीय घाटा होता है कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय जो है बजटीय घाटा हो जाता है। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय होता है। सभी घाटों में सबसे बड़ा जो है राजकोषीय घाटा होता है। ये कई दफ़ा पूछा हुआ है क्वेश्चन। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सर्वाधिक बड़ा होता है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, परंतु उसका संग्रह और विनियोजन व्यय जो है राज्य सरकार करती है। कर 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। वह कर जो सीधे आय अर्जित करने वाला भुगतान करता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे व्यक्ति पर कर, आयकर, कंपनियों की आय पे कर जिसे निगम कर कहा जाता है, ये सब जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर क्या हो गया कि व्यक्ति को सीधे सीधे प्रभावित करता है और उसी व्यक्ति से लिया जाता है। जिस
व्यक्ति पर वो लगाया जाता है। अगला देखिए, वह कर जो किसी अन्य व्यक्ति संस्था पर लगते हैं किंतु इन्हें वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में समायोजित कर उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जैसे सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयात निर्यात पे कर आदि। अब देखिए अगला, जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई है। अभी इधर जो है आपका अप्रैल महीने में जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह किया गया है, 1,41,000 समथिंग करोड़ रुपया है। बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार है। जो बिक्री कर है उस पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकारों का अधिकार है। आय कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चिलैया समिति की अनुशंसा पर 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। तो सेवा कर जो है किसकी समिति की संस्तुति पे लागू किया गया? तो चिलैया समिति ने सेवा कर लगाने का सुझाव दिया था और उन्हीं के सुझाव के अंतर्गत 1994-95 में सेवा कर लागू कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम मूल्यवर्धित कर वैट लगाने वाला राज्य जो है हरियाणा है और सबसे बाद में वैट जो है यूपी में लागू हुआ था 2008 में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयकर व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर होता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया था, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक केंद्र की बात हो रही है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 कब से प्रभावी हुआ? जुलाई 2004 से। जब उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पूछेगा तो वह 2006 से है। शराब के उत्पादन पर कर जो है राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। चिलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित था। भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, IFCI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1948 को हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। जुलाई 1964 में IDBI की स्थापना हुई तथा फरवरी 1964 में UTI यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष और इसका मुख्यालय दोनों पूछता है। तो मुख्यालय लखनऊ में, स्थापना अप्रैल 1990 में हुआ। UTI फरवरी 1964 में, IDBI जुलाई 1964 है। अगला देखिए, सेंसेक्स, BSE तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है और नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने की सबसे सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1867-68 में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उस समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपया। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 ईस्वी में। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये थी। अल्प विकसित देशों में गरीबी बढ़ाने का कारण क्या है? आय में असमानता है। बजट आधिक्य में कमी करने के मुख्य कारण टैक्स दर में वृद्धि हो सकती है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। संतुलन कीमत क्या है? संतुलन कीमत वह मूल्य है जो मांग और पूर्ति को बराबर करता है। तो मांग व पूर्ति जहां बराबर हो उस कीमत को संतुलित कीमत कहा जाता है। RBI के स्वर्ण स्टॉक का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मूल्य की दर पर होता है। सेंसेक्स में उत्थान का अर्थ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर की गई कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में सर्वांगीण विकास होता है। तो जब शेयर के दाम बढ़ते हैं तो कहा जाता है सेंसेक्स जो है उत्थान पर है। भारतीय बैंक नोटों पर उल्लिखित भाषा नाम सूची पर उर्दू, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी में से
भोजपुरी भाषा नहीं प्रदर्शित होती है। TCS का क्या होता है? तो TCS एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया है। कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से? ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया है। TIFR का पूर्ण रूप क्या है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। TIFR क्या हो गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया। TRP का पूर्ण रूप क्या? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है। किसी अभिकरण या औद्योगिक इकाई को संभावित रोगी इकाई घोषित करने का कार्य BIFR के द्वारा किया जाता है। कोई भी अभिकरण या औद्योगिक इकाई संभावित रोगी इकाई घोषित करने का कार्य BIFR के द्वारा किया जाता है। गेहूं की फसल हरित आंदोलन से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों का सबसे अधिक लाभ पाने वाली फसल है। तो जो हरित क्रांति आई थी उसमें सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं की फसल को हुआ था। इसकी उत्पादन तथा उत्पादकता सर्वाधिक बढ़ी थी। असम में शॉल कुची रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो शॉल कुची किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। महत्वपूर्ण है ये। 1905 में नेशनल सोप फैक्ट्री की स्थापना डॉक्टर नील रतन सरकार ने की थी। भारत की पहली जूट मिल रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। ये 2-3 दफ़ा पूछा हुआ एग्जाम में। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? रिसरा पश्चिम बंगाल में। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई थी। पंजाब ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। भारी जल परियोजना तलचर एवं उर्वरक संयंत्र पारादीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो तलचर जो है भारी जल परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में स्थित है। तथा उर्वरक संयंत्र जो है पारादीप भी उड़ीसा में स्थित है। कोरबा कोल्ड फील्ड छत्तीसगढ़ में स्थित है। एल्युमिनियम उत्पादन के लिए तथा कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोरबा। सेंसेक्स का अर्थ क्या है? शेयर मूल्य की संवेदी सूचकांक है। सेंसेक्स जो है वह शेयर मूल्यों का संवेदी सूचकांक है। सेंसेक्स के उत्थान का मतलब होता है कि शेयर के मूल्यों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। और अगला क्वेश्चन देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था इंगित करती है मुद्रा नोटों की छपाई। जब घाटे की वित्त व्यवस्था होती है तो उसको पूरा करने के लिए नए मुद्रा नोटों की छपाई की जाती है। प्रबंधन में हमेशा नियमन शामिल रहता है। जब नियमन सही रहेगा तभी किसी भी चीज़ का सही ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। मुद्रास्फीति का सीमित अवमूल्यन बुनियादी तौर पर निर्यात में सहायक होता है। तो मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है उससे निर्यात बढ़ता है तथा आयात घटता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मुद्रा का मूल्य जब कम कर दिया जाएगा तो जिसको खरीदना होगा वो कम पैसे में ही ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा वस्तुओं को खरीद लेगा, इसलिए निर्यात बढ़ जाता है। और भारत को अगर कोई चीज़ बाहर से मंगानी है तो उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए आयात जो है घट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को विश्व का वर्कशॉप कहा जाने लगा। तो विश्व का वर्कशॉप किसे कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। इकोनॉमी में CAD का क्या तात्पर्य है? करेंट अकाउंट डिफिसिट, चालू खाता घाटा होता है। भारतीय एजेंसी FCI भारत में खाद्यान्नों के क्रय एवं संचय के लिए जिम्मेदार है। भारत में खाद्यान्नों के क्रय एवं संचय के लिए कौन जिम्मेदार है? FCI है। इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट करके बताइए। भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका में से इंडोनेशिया बेसिक का सदस्य नहीं है। किसी देश का विकास सामान्यतः उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से एवं उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से निर्धारित किया जाता है। तो देश का जो विकास होता है वह प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता का स्तर तथा लोगों के स्वास्थ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिन, कम से कम 100 दिन जो है रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार की गारंटी है कितने दिनों की? 100 दिनों की। मजदूरी अब बढ़ के यूपी में कितनी हो गई? 201 हो गई है। अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो अर्ध रोजगारी मतलब होता है जब लोग उससे कम कार्य प्राप्त करते हैं तो वे करने में सक्षम होते हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन एवं वितरण का एक मिशन कार्यक्रम है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में
शुरू की गई थी। केसीसी योजना 1998 ईस्वी में शुरू की गई। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब से जो है कार्य करना आरंभ हुए या कब स्थापित हुए, तो 2 अक्टूबर 1975 को। भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली प्रचलन में कब आई, तो 1957 में आई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई दफ़ा पूछा है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुए, 2 अक्टूबर 1975 को। भारतीय मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में कब आई, 1957 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है। तो निक्की कहाँ का स्टॉक मूल्य सूचकांक है, टोक्यो का है। बम्बई शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक बैंक अब जो है कि घट गए हैं, ये संख्या 11 नहीं है, इसको देख लीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, अब भी यही है पहले स्थान पे। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन तथा प्रसिद्ध स्थल देखिए, उर्वरक उत्पादन में आंवला बरेली प्रसिद्ध है। रबर में मोदी नगर प्रसिद्ध है, मोदी नगर मेरठ। पॉली फाइबर में बाराबंकी है। विस्फोटक कारखाना कानपुर में स्थित है। आगे देखिए, कटनी जो है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, सीमेंट के। सूरत जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। चुर्क जो मिर्ज़ापुर में स्थित है, ये भी सीमेंट उद्योग के लिए। ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। वित्त आयोग देख लीजिए, अक्सर पूछता है। तो 9वां वित्त आयोग कौन थे, केपी साल्वे 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 10वां वित्त आयोग केसी पंत है। 11वां एएम खुसरो हैं। 12वां रंगराजन है। 13वां विजय केलकर हैं। 14वें वाई के रेड्डी हैं और 15वें एनके सिंह हैं। तो 10 से 15 तो आप लोग याद ही कर लीजिए। कई दफ़ा जो है ये पूछा हुआ है कि कौन से वित्त आयोग इसमें नहीं है, या फिर 10वां वित्त आयोग कौन है, 12वां कौन है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। 10वां केसी पंत, 11वां एम.ए. खुसरो, 12वां जो है 11वां ए.एम. खुसरो, 12वां सी रंगराजन, 13वां विजय केलकर, 14वां डॉक्टर वाई के रेड्डी, 15वां एनके सिंह। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अभी इसमें 1-2 वीडियो और आएगी तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके हो जाएंगे। यहाँ स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, अग्रणी बैंक योजना 1969 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982 है। तो 1-2 वीडियो में आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बड़ा होगा।